वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत की अपडेट्स बताते हैं और साथ ही साथ फिल्मी कलाकारों की ज़िंदगी और उनके फिल्मी सफ़र से भी आपको रूबरू कराते हैं। आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ ख़ास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज हम अपने शो की शुरुआत एक ऐसे हरफन मौला कलाकार से करने जा रहे हैं जिन्होंने एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी किया, फिल्मों की कहानी भी लिखी और आवाज़ के जादूगर तो वो थे ही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार की। किशोर कुमार एक ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने अपनी आवाज़ के ज़रिए फिल्म इंडस्ट्री के कई नायकों को महानायक का दर्जा दिलवाया, जिसमें देवानंद, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का नाम आता है। इन पर फिल्माए गए गीत जिन्हें किशोर कुमार ने आवाज़ दी, दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये सभी गीत सुपरहिट साबित हुए। और किशोर कुमार की अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो चुलबुलापन उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। वो बहुत ही मज़ेदार इंसान थे और वो अपनी बातों से, अपनी हरकतों से सबको हंसाते रहते थे। वो कब क्या कर जाएं ये किसी को भी नहीं पता होता था और यही स्वभाव और यही व्यक्तित्व उनके काम में भी झलकता है। जी हाँ, जो उन्होंने डायरेक्शन किया है और आवाज़ में भी, गानों में भी उन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। तो आइए आज किशोर कुमार से जुड़े कुछ और किस्से आपको बताते हैं। समा है सुहाना, नशे में जहां है। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है। किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। समा है सुहाना सुहाना। सिंगिंग, एक्टिंग, म्यूजिक डायरेक्शन से लेकर लिरिक्स राइटिंग, हर काम में माहिर किशोर कुमार को उनके टैलेंट ही नहीं बल्कि मज़ाहिया और मनमौजी स्वभाव के लिए भी जाना जाता है। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में किशोर कुमार का जन्म हुआ था। जन्म के बाद उनके पिता ने उनका नाम आभास कुमार गांगुली रखा था, लेकिन फिल्मी दुनिया में आने के बाद वो आभास कुमार से किशोर कुमार बन गए। हो रहा है असर कि जिसको दिल जाने। देखो ये दिल की अजब दास्तां है, नजर बोलती है, दिल बेजुबान है। किशोर कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने संगीत की कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। इसके बावजूद वो सुरों के जादूगर कहलाए और करोड़ों दिलों पर राज किया। किशोर कुमार कभी एक्टिंग नहीं करना चाहते थे। वो कुंदन लाल सहगल के फैन थे और उन्हीं की तरह गाना चाहते थे। लेकिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने बॉलीवुड में कदम जमाने के लिए उन्हें एक्टिंग करने को कहा। लेकिन तुम्हें दोबारा आने की जरूरत क्या थी? आपका ख्याल ठीक है हुजूर। भला मेरा आपसे क्या वास्ता? किशोर दा एक्टिंग के लिए सीरियस नहीं थे। उन्हें जब भी अशोक कुमार के कहने पर किसी फिल्म में लिया जाता तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर एक्टिंग करने से बच जाते थे। एक बार किशोर कुमार को अपने भाई अशोक कुमार के साथ फिल्म भाई भाई के लिए सीन शूट करना था। किशोर ने फिर से अपनी पैतरेबाजी शुरू कर दी, लेकिन इस दफा अशोक कुमार के सामने उनकी दाल नहीं गल पा रही थी।
तब उन्होंने डायलॉग भूल जाने का नाटक भी किया और भागने लगे। पर अशोक कुमार भी अशोक कुमार थे। उन्होंने किशोर कुमार के दोनों पैरों पर अपना पैर रख दिया और उन्हें हिलने का मौका नहीं दिया, और तब जाकर कहीं शूटिंग हो पाई। ये बात बहुत मशहूर है कि किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर बी अवेयर ऑफ किशोर का साइन बोर्ड लगा रखा था। निर्माता निर्देशक HS रवेल जब उनके घर में उनसे मिलकर बाहर जा रहे थे तो किशोर ने उनके हाथ पर काट लिया। जब रवेल ने पूछा तो किशोर ने जवाब दिया कि मेरे घर में घुसने से पहले आपको बोर्ड देखना चाहिए था। 1962 की फिल्म हाफ टिकट का गाना आके सीधे लगी दिल पे जैसी किशोर कुमार और लता मंगेशकर को डुएट गाना था। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया। लेकिन किसी कारण लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तब किशोर कुमार ने कहा कि क्या मैं कोशिश करके देखूं। फिर किशोर कुमार ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाजों में गाना गाया। ओए 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 ओ जाने सारी नगरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया। और मजे की बात तो ये रही कि गाना एक टेक में फाइनल कर दिया गया और सुपर हिट भी हुआ। एक बार किशोर दा किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन प्रोड्यूसर ने उन्हें आधी पेमेंट ही दी थी। प्रोड्यूसर ने किशोर से कहा कि फिल्म कंप्लीट होने के बाद आधे पैसे मिलेंगे। इस बात का किशोर कुमार को बहुत बुरा लगा, लेकिन गुस्सा होने के बजाय उन्होंने इसका जवाब मजाहिया अंदाज में दिया। अगले दिन वो सेट पर आधी मूंछ और आधे बाल मुंडवा कर पहुँच गए। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आधे पैसे मिले हैं तो गेटअप भी आधा ही होगा, और जब पूरे पैसे मिल जाएंगे तो गेटअप भी पूरा हो जाएगा। फिल्म शराबी के गाने इंतहा हो गई इंतजार की से भी एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है, और ये किस्सा खुद आशा भोसले ने एक कार्यक्रम में शेयर किया था कि किशोर दा ने पहले इस गीत को गाने से मना कर दिया, लेकिन बाद में वो इस शर्त पर गाना गाने को तैयार हुए कि वो इस गाने को शराबी की तरह ही लेट कर गाएंगे। और आखिरकार उन्होंने स्टाफ से टेबल की अरेंजमेंट करवाई और फिर टेबल पर लेट कर ही गाना रिकॉर्ड किया गया। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। एक बार किशोर कुमार अपने करियर के शुरुआती दिनों में निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा के पास काम मांगने के लिए गए, लेकिन B.R. चोपड़ा ने काम देने के लिए उनके सामने कुछ शर्तें रखी, जिसे उन्होंने मानने से साफ इनकार कर दिया। और इसके बाद जब किशोर कुमार बड़े सिंगर बन गए तो उन्होंने B.R. चोपड़ा की फिल्म में गाना गाने के लिए भी एक शर्त रखी। उन्होंने उनसे कहा कि वो धोती पहनकर पान खाते हुए आए और उनसे गाने को कहें। हालांकि B.R. चोपड़ा ना तो धोती पहनते थे और ना ही पान खाते थे। किशोर दा को लाइमलाइट में रहना और मीडिया अटेंशन पाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एकांत में समय बिताना पसंद करते थे। जब उनसे पूछा गया कि आपको अकेलापन महसूस नहीं होता, इस पर किशोर कुमार ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे बिल्कुल अकेला नहीं लगता। मैंने अपने घर में लगे इन पेड़ पौधों से दोस्ती कर ली है और उनके नाम रखे हैं, मैं इन्हीं से बातें करता हूँ। किशोर कुमार भले ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे, लेकिन वो खुद को बॉलीवुड की पार्टीज और चकाचौंध से दूर रखना ही पसंद करते थे। लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश खंडवा की दूध जलेबी बहुत पसंद थी। वो हमेशा ये कहते थे कि जब वो फिल्मों से संन्यास ले लेंगे तो खंडवा में जाकर ही बस जाएंगे, और उनकी इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार भी खंडवा में ही किया गया था। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्देशक विशाल भारद्वाज अपनी स्पाई ड्रामा फिल्म खुफिया लेकर दर्शकों के बीच आ पहुंचे हैं। इस फिल्म में आपको तब्बू, अली फजल और आशीष विद्यार्थी जैसी दमदार स्टार कास्ट नजर आएगी।
विशाल भारद्वाज का कहना है कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें तब्बू एक रॉ एजेंट का रोल निभा रही हैं। वहीं अली फजल भी आपको कई रंग में नजर आएंगे। वहीं अगर इस फिल्म का अगर आप ट्रेलर देखें तो इस फिल्म में आपको सस्पेंस, ड्रामा, थ्रिल सब कुछ नजर आएगा। लेकिन इसमें खुफिया क्या है, इस पर ख़ास बातचीत की है हमने इस फिल्म की स्टार कास्ट से। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, इस विशेष साक्षात्कार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और आज यहाँ पे बहुत ही खास फिल्म के सितारों के साथ मैं मौजूद हूँ। विशाल भारद्वाज इज बैक एंड दिस टाइम विद अ स्पाई थ्रिलर। फिल्म का नाम है खुफिया। हमारे साथ है फिल्म खुफिया के दो बहुत ही मुख्य किरदार अली फैजल एंड वामिका। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा सस्पेंस है और काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि फिल्म में क्या कुछ किरदार है और क्या इतना ऐसा खुफिया है जिसको लेकर आप आ रहे हैं। वामिका, आप बताइए। देखिए, हम ये तो नहीं बताएंगे कि खुफिया क्या है उसमें, वो तो आपको देखनी पड़ेगी। पर इतनी स्पाई फिल्म्स बनती आ रही हैं जी। मुझे लगता है ये सबसे हटके है, थोड़ा और रियल है और ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है इस फिल्म का। अली, विशाल भारद्वाज, तब्बू, अली फैजल, वामिका, जब ये नाम किसी फिल्म के साथ जुड़ जाते हैं ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। आप देख रहे हैं लगातार आप सुबह से इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म को लेकर। आपको कितना मज़ा आया आपके किरदार के बारे में, और जो उम्मीदें आपकी थी इस फिल्म के ऑन बोर्ड आने पर, वो कितनी आपको लगता है कि पर्दे पे उतनी तब्दील होती नज़र आ रही हैं? मैंने देखी नहीं है। अच्छा। लेकिन विशाल भारद्वाज की फिल्म है, वो ऐसा हो नहीं सकता कि जो आपने पेपर पे पढ़ा है वही होगा। वो उससे कहीं ऊंचा छलांग मारती है और एक अपनी ही दुनिया बना लेती है खुद से। मुझे लगता है जिस मुकाम पे हमने शुरू की थी ये फिल्म, इससे कहीं बढ़कर इसका ये फाइनल प्रोडक्ट बन के निकला है। मुझे कैसे बताऊं, आई थिंक ये ना इट्स अ स्लो बर्न। एक बहुत ही बहुत कायदे से ना एक सरहा के स्पाई वर्ल्ड को दिखाया गया है। इसमें वो धूम धड़ाम नहीं है जो हम यूजुअली स्पाई थ्रिलर्स में एक्सपेक्ट करते हैं। मोर लाइक अ स्पाई ड्रामा और स्पाई थ्रिलर ड्रामा। हाँ, स्पाई थ्रिलर ड्रामा, वो जो रियलिटी से बहुत करीब, असल लोकेशंस और असल एजेंट्स की काम होता है कि यहाँ अब इतनी गोलियां चल जाए और ये सब नाटक होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है। एक गोली एक चली एक दफा शायद बंदूक पूरे उसमें। हाँ, और ऐसा कोई वो नहीं। तो राज खुलेगा फिल्म में कि नहीं खुलेगा? एक नहीं, बहुत से राज खुलेंगे। बहुत सारे। लगातार हम बात कर रहे हैं विशाल भारद्वाज जी के साथ काम करने की। तब्बू एंड विशाल भारद्वाज, इन दोनों का जो कनेक्शन है, जब साथ में आते हैं तो मैजिक करते हैं। नाउ आप भी उस मैजिक का हिस्सा बने हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत मज़ेदार। अगर मैं नहीं भी होती इस फिल्म में, तो मैं जब ये देखती कि विशाल सर की फिल्म है और तब्बू जी हैं और अली फजल हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती, बिकॉज ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना वैसे बड़ा डेडली रहा है। और साथ में अली जी है। I've always really liked his work, so I would have, मैं तो देखती तो I am very excited कि ये फिल्म जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है, I am part of it, और एक्साइटिंग है टू सी दैट। एंड तब्बू जी और विशाल सर कुछ कर देते हैं मैजिक। You are the combination. लगातार आपसे ये बात पूछी जा रही है कि तब्बू जी के साथ काम करने में आपको कैसा लगा, क्या कुछ था, क्या कुछ सीखने को मिला। तो एक बार फिर आप जरूर बताइए कि क्या एक्सपीरियंस था उन दोनों का, जो उन दोनों का जो कनेक्शन है, जो उन दोनों का कनेक्शन है, उसके बीच में अगर आपका भी यहाँ पे तड़का लग रहा है, तो कैसे वो एक इक्वेशन मज़ेदार बनती नज़र आ रही है, या किस तरह से आपको लगता है कि एक सीखने का मौका भी था? Like you said, उन दोनों की टीमिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक अनसेड रिलेशनशिप है। काफ़ी चीज़ें जो एक्चुअली आप अगर एक दफ़ा उनके साथ, विशाल जी के साथ काम करने लगे हैं, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हारा छठा प्रोजेक्ट है अभी, नहीं चौथा, जो भी है। अच्छी बात है, 6 भी हो जाएंगे, 7 भी हो जाएंगे, बट वो उनके साथ फिर एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है सेट पे। मेरे साथ बहुत हमारा कम इंटरेक्शन रहता था, लेकिन ना जब चीज़ डिस्कस करनी होती थी, हम दोनों को पता होता था किस पॉइंट पे डिस्कस करना है। और मैं ज़्यादा कभी क्वेश्चन आंसर बहुत करता हूँ,
तो मुझे लगता था कभी कभी सर इरिटेट हो रहे हैं, लेकिन नहीं, ही वाज वेरी पेशेंट। वो बार बार आके कहते थे अच्छा नहीं, हाँ तुम ये सही बोल रहे हो, अच्छा नहीं ये नहीं, मुझे लगता है ऐसे होना चाहिए। और वो एक सीड डाल देते हैं तुम्हारे दिमाग में, एंड वो जिस तरह ग्रो करता है कुछ और ही अलग बन के निकलता। लाइक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जिस तरह यू नो द मदर इंस्टिंक्ट जो होती है ना, जो कार्डिनल इंस्टिंक्ट होती है ह्यूमंस की, वो कैसे निकल के आती है वामिका के कैरेक्टर में। जैसे विशाल जी ने बोला, ये 3 माओं की कहानी है एसेंशियली अगर देखा जाए तो जी। तो वो एक डिफरेंट जनरेशनल, तो बहुत फैसेट्स हैं, इट्स लाइक एन अनियन। क्या इस वक्त आपके अनुभव हैं कि एक तो स्वीकार्यता बढ़ रही है, एक तरह की एक महिला, एक फीमेल इस तरह के कैरेक्टर्स निभा रही है और उसको तारीफ मिल रही है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? एंड एक मेरे को लगता है एक शिफ्ट यहाँ पर है कि इस तरह के रोल्स लिखे जा रहे हैं, आप निभा रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे लगता है पिछले 2.5-3 साल से ना ये OTT और ये डिजिटल बूम की वजह से एक तो मौके बहुत मिले सबको, फिर अच्छी बात ये हुई कि उस वक्त ये प्रेशर नहीं था कि फुटफॉल चाहिए तो मेल बड़ा स्टार ही चाहिए और मर्द ही चाहिए एंड ऑल दैट। तो थोड़े लोग फ्री थे टू राइट फीमेल कैरेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, चाहे वो डेली क्राइम हो या कितने सारे शोज हैं, इवन माई जो नेटफ्लिक्स ने किया है, तो वो सब फीमेल्स के ऊपर थे, यू नो। That I think really kind of changed the perception of people towards female characters, and वो ना फैलता जा रहा है। अब फिल्मों में भी आप नहीं देखते हैं ऐसी फिल्में जिसमें अब बस ऐसे ही बस पेड़ के पीछे नाच रही है लड़कियां, सिर्फ सपोर्ट कर रही है हीरो को। जनरली मुझे ये होता था कि शी बेसिकली सपोर्ट्स द हीरो थ्रू आउट द फिल्म। अब वो नहीं है, नाउ शी इज नॉट जस्ट सपोर्टिंग द हीरो, यू नो। तो वो सब ना भी थिएट्रिकल में भी और जनरली भी अगर कोई मेल लेड शो है या फिल्म है, उसमें आप कैरेक्टर्स भी फीमेल के, जैसे इवन योर मिर्जापुर for that matter, strong female characters, and it's directors like Vishal Bhardwaj और Vikramaditya Motwani for that matter, कि और रंजन चंदेल, कि ये ना वो ऐसे हो गए कि आपके these are the people responsible for putting those female characters उस तरीके से कि वो change आ सका, you know. तो I'm thankful that people like them exist, you know. to make such ऑडियंस भी मिल रही है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि बिल्कुल ऑडियंस भी मिल रही है, वो इसको एक्सेप्ट कर रही है, वो चाहती है कि अच्छी कहानी पर्दे पर आए, वो उनको देख रही है। OTT का आपने जिक्र किया, अली आप तो OTT पर एकदम छाए रहते हैं। OTT से जुड़िए कि यहाँ पर हम बात कहना चाहेंगे, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हर साल होता है, जो आज पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बना रहा है। उसमें इस बार OTT की जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उन्हें लगातार प्रोत्साहन देने की बात हो रही है, और इस बार वेब सीरीज को लेकर एक पुरस्कार भी दिया जाएगा। सो आपको क्या लगता है कि जो OTT को इस वक्त एक बड़ा मार्केट यहाँ पर मिला है, वो एक बहुत ही अच्छी बात है, ऑडियंस को बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं, लेकिन एज एन एक्टर इट्स अ गुड टाइम टू बी हियर। या वेरी गुड टाइम, नॉट जस्ट एज एन एक्टर, ऑल टेक्नीशियंस, क्योंकि अब क्या है ना, लोग झिझक नहीं रहे हैं कहानियां सुनाने के लिए। तो OTT में द चेंज हैज कम ऑल्सो, क्योंकि हम अच्छा कंटेंट बाहर निकाल सकते हैं, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। ऑडियंस इज किंग ऑलवेज, है ना। ऑडियंस सीधे से बता देती है। अब तो इतना हो गया है कि भाई जहाँ एक गेम ऑफ थ्रोन्स है उसके साइड में हमारे शोज हैं, और एक यू आर वन पॉज बटन अवे फ्रॉम रिजेक्शन। तो सीधे से पता चल जाता है एल्गोरिदम पे भाई सब देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। सो तो है, चेंज जरूरी है। और इतने इंटरेस्टिंग शोज और फिल्म्स को जिस तरह के आईबॉल्स मिली हैं, दैट्स व्हाई दे ऑल आर एनकरेजिंग नाउ टू मेक वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल सिनेमा और थोड़े वैसे से शोज और वैसे से कैरेक्टर्स लोग पसंद कर रहे हैं अब। फिलहाल इस विशेष साक्षात्कार में इतना ही। नमस्कार। हाल ही में आयोजित हुआ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल सफलता के साथ संपन्न हुआ, जिसमें पाताल लोक जैसी बेहतरीन वेब सीरीज बनाने वाले और सिनेमाटोग्राफी में नई पहचान बनाने वाले अविनाश अरुण ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि वो इससे भी बेहतर कुछ करना चाहते हैं। DD न्यूज़ की टीम ने उनसे खास बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। अक्सर जब फिल्मों की बात होती है तो दर्शक अभिनेताओं को याद करते हैं, अभिनेत्रियों को याद रखते हैं, लेकिन
और डायरेक्टर को भी याद रखते हैं, लेकिन कभी ना कभी सिनेमेटोग्राफर जो है वो पीछे छूट जाते हैं, उनका जिक्र कहीं पीछे छूट जाता है। लेकिन आज हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में जो शख्स हमारे साथ हैं वो सिनेमेटोग्राफर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, और उन्हें नजरअंदाज करना अब मुश्किल है। मसान, दृश्यम, हिचकी जैसी शानदार फिल्मों में उन्होंने न केवल सिनेमेटोग्राफी की है बल्कि पाताल लोक, किला और ऐसी शानदार फिल्मों में उन्होंने निर्देशन में हाथ आजमाए हैं। और हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की जो क्लोजिंग हो रही है, जो समापन समारोह हो रहा है, उनकी फिल्म के साथ हो रही है। हमारे साथ हैं अविनाश अरुण जी। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी, सिनेमाटोग्राफी जो है एक ऐसी विधा है जो कहते हैं कि सिनेमा की आत्मा है, फिल्मों की आत्मा है, लेकिन जिक्र में या यूं कहें प्रचार में वो पीछे क्यों छूट जाती है? प्रचार में क्यों पीछे छूट जाती है, ये तो इसका आंसर तो मतलब देना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज जिसके पास पहुंचनी चाहिए वो पहुंच जाती है। युवा हैं जो आज आपको सुन रहे हैं, जो इस फेस्टिवल को देख रहे हैं, इस विधा के बारे में बताइए कि इतनी इम्पोर्टेंट क्यों ये खास है, और क्यों जो लोग फिल्मों से जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्शन में जाते हैं, उनको इस विधा के बारे में भी जानना जरूरी है। आई गेस मुझे लगता है कि सबसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसा ये विधा है। और क्योंकि बिना कैमरा के नॉलेज के फिल्म बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। OTT की बात करें, इसने बहुत अच्छी कहानियां और बहुत अच्छे अदाकार हम तक पहुंचाए हैं। विजय वर्मा, जयदीप अहलावत जैसे कलाकार, अब उनका जो है असली रूप निखर कर सामने आ रहा है, एक बहुत बड़ी ताकत बन गई है। और ये OTT और भारतीय सिनेमा को अब अलग करके नहीं देखा जा सकता। इतने सारे माध्यम हमारे पास उपलब्ध है आज। मतलब ऑफ कोर्स आज मतलब मैं अगर मेरे माँ बाप के जनरेशन से देखूं कि उन्होंने किस तरह के स्ट्रगल्स और किस तरह की चीजें, और उनके पास वक्त नहीं होता था क्योंकि जिंदगी की दिक्कतें, उनकी चीजें अलग थी। आज थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी की वजह से, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा एक कंफर्ट आ गया एक लाइफ में। तो लोग अपने अपने जरिए सारे ढूंढ रहे हैं कि कोई किसी को कोई OTT पे कुछ चीजें देख लेता है, कोई इंटरनेट पे रहता है, कोई किताबें पढ़ता है, कोई म्यूजिक सुनता है, कोई पहाड़ों में आके घूमता रहता है। तो हर तरह के माध्यम है अपने आप को। तो या तो मैं ये सारे माध्यमों को मैं एक तरह से देखता हूँ। पाताल लोक 2, हम कब तक उसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं अगली सीरीज की? उसका चित्रीकरण पूरा हो चुका है और हम उसके एडिटिंग के और सारे पोस्ट प्रोडक्शन की प्रोसेस में हैं। और अगले साल मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द पाताल लोक सीजन 2 दर्शकों के सामने लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, डीडी न्यूज से बात करने। थैंक यू सो मच रजनी जी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सफल अभिनेताओं में से एक देवानंद की जन्म शताब्दी पर हर कोई उन्हें याद कर रहा है। देवानंद अपनी फिल्में और अपने निभाए हुए किरदारों के जरिए आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। वहीं उन पर फिल्माए गए गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं और कई मौक़ों पर ये गीत गाए जाते हैं। उनकी यादों को संजोया एक ऐसा ही प्रोग्राम गुरुग्राम में भी आयोजित हुआ, जिसमें देवानंद को याद किया गया, उन पर फिल्माए गए गीतों को गाया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लेकिन इस प्रोग्राम का मुख्य आकर्षण जाने माने अभिनेता जैकी श्रॉफ रहे, जिन्होंने देवानंद के साथ बिताए हुए अपने लम्हों को याद किया और सभी के साथ उन्हें साझा किया। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। हिंदी सिनेमा के इतिहास में देवानंद एक ऐसे अभिनेता रहे जिनके अभिनय की चमक आज भी ताजा है। देवानंद पर्दे पर अपने अभिनय का एक अलग स्टाइल लेकर आए और वही उनकी पहचान बना। वहीं उनके चाहने वाले अपने प्रिय अभिनेता की जन्म शताब्दी पर उन्हें अलग अलग तरह से याद कर रहे हैं। उनकी यादों को संजोए ऐसा ही एक प्रोग्राम गुरुग्राम में आयोजित हुआ, जहां देवानंद पर फिल्माए गीतों को कई प्रतिभावान कलाकारों ने अपनी आवाज में गाया।
उपस्थित सभी लोग देवानंद पर फिल्माए गीतों पर झूमते नजर आए। ये देव साहब का 100वां साल था और मैं उनके साथ 4 फिल्मों में काम कर चुका हूँ। वारंट, अमीर गरीब, इश्क 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 और हम नौजवान। और दैट इज़ वाई जैकी साहब और मैं वी बीन वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड लव्ड इट। माई मॉम इन लॉ एंड डैड इन लॉ डिड द शो, माइक राणा एंड ज्योत्सना राणा, एंड इट वाज अ फैंटास्टिक शो। हैड ग्रेट फन, बहुत मजा आया। इस प्रोग्राम में मुख्य आकर्षण जाने माने अभिनेता जैकी श्रॉफ रहे। उन्होंने भी देवानंद के साथ गुजारे लम्हों को सबके साथ साझा किया, साथ ही उनके गीतों को भी गुनगुनाया। मैंने उनके साथ 4-5 पिक्चर किए और जब पहली बार मैं जब बचपन में मेरी माँ मेरे हेयर स्टाइल को देव साहब की तरह ऐसे कुछ बना के स्कूल में भेजती थी। मैं बहुत बड़ा फैन था मैं देव साहब का, और जब ये मौका मिला देव साहब को जब पहले दिन देखा और उन्होंने कहा कि सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें रोल जरूर दूंगा। एंड ही गेव मी अ रोल इन द फिल्म। बंटी को भी रोल, बंटी also is there, बंटी was there, बंटी is got a very beautiful role, I got a role। तो वी आर ब्लेस्ड। सबके लिए देवानंद, देव साहब, देव जी जो भी हैं, मेरे लिए तो देव है, क्योंकि मेरे सर पे हाथ उन्होंने रखा था, एक मट्टी को एक सितारा बना दिया। बेशक आज देवानंद हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपने काम और कला का एक ऐसा खजाना छोड़ गए हैं जिसके द्वारा वो आने वाली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा बसे रहेंगे। सिनेमा की दुनिया के आज के इस शो में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा जगत से जुड़ी कुछ और अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।